हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जिसका हमको इंतज़ार था, अब वो घड़ी आ चुकी है। बिल्कुल डेट्स जो है वो कंपनी ने फाइनलाइज कर दी है। मतलब ये है कि कंपनी की तरफ दोस्तों फाइल कर दी गई है, क्या फाइल कर दी गई है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएचपी। जी हाँ, आरएचपी कंपनी की तरफ फाइल कर दी गई है। और ये जो आरएचपी है, ये फाइल कब की गई है? फाइल की गई है दोस्तों आज के दिन, यानी टुडे। और इस आरएचपी में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे कि कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है शेयर होल्डर कैटेगरी में। क्या अगर शेयर होल्डर कैटेगरी है तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है, अगर अपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आईपीओज, मार्केट, सबसे रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती है। तो बस चैनल के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, खबर क्या है? खबर यही है कि इंडियाज़ बिगेस्ट एनबीएफसी आईपीओ by HDFC Bank arm HDB Financial to launch between 25th to 27th of June। तो भारत की सबसे बड़ी NBFC का IPO दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, HDB Financial का। और कब से आने वाला है? 25 जून से 27 जून के बारे में। अब अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैंने लगातार कह रखा है कि देखिए, जो डेट्स है वो पहले ही टेंटेटिव आ जाती है, और वो टेंटेटिव डेट्स 25 से 27 जून की आ गई थी। ये भी आपको ने बता दिया था। बस ये था कि ऑफिशियल कंफर्मेशन का हमको वेट करना था। इससे पहले भी जस्ट एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें कहा था कि देखिए, कंपनी के द्वारा मोस्टली आज ही के दिन आरएचपी जो है वो फाइल कर दी जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दी है। अब बिल्कुल आप मान के चलिए, आगे का जो डिटेल्स है वो भी हमारे सामने बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। अभी प्राइस बैंड का जो बात आप कर सकते हैं कि अभी तक प्राइस बैंड कंपनी रिलीज़ नहीं किया है। प्राइस बैंड अगर टेंटेटिवली देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 750 रुपये तक आ सकता है। 760 के आसपास की प्राइस जो है वो लगाई जा रही है, बट वो टेंटेटिव है। तो अभी हम इसका वेट हमको करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कंफर्मेशन आप कह सकते हैं नहीं आता हुआ देखने को मिला है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको समय इसके लिए देना पड़ेगा, बट मेजरली 1 से 2 दिन के अंदर वो जो प्राइस बैंड है वो भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंपनी के द्वारा बताया गया वो आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो इंटीमेशन दिया गया, और इस इंटीमेशन में अगर आप देखेंगे तो डेट यहाँ पे साफ साफ दोस्तों आपको दिख रही है, 19 जून 2025। ये जो डेट है वो दोस्तों कंपनी ने बताई। और ये जो इंटीमेशन था ये किसको दिया गया? स्टॉक एक्सचेंजेस को, बीएससी को दिया गया और एनएससी को दिया गया। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, जब कंपनी अपना आईपीओ आ रही है, आरएचपी के में इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वो एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है। अब इसमें एक्सचेंजेस को क्या कहा गया? देखिए, एक्सचेंजेस को सिंपल सी बात है, ये इंटीमेशन दिया गया ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी आरएचपी का जो इंटीमेशन है वो दोस्तों कंपनी ने दिया। और इसके अंदर कंपनी ने साफ साफ कहा कि जो आरएचपी है वो कंपनी ने फाइल कर दी है। ये साफ साफ दोस्तों कंपनी के द्वारा बताया गया। कंपनी ने भी बताया कि जो आरएचपी है ये फाइल कर दी गई है ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली एट अहमदाबाद। इन यहाँ पे देखिए, कंपनी ने जो कहा है कि इन कंप्राइजिंग ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 25,000 मिलियन, यानी करीबन 2,500 करोड़ का दोस्तों क्या आता हुआ देखने को मिलेगा? फ्रेश इशू। एंड एन ऑफर फॉर सेल ओएफएस ऑफ इक्विटी शेयर्स अप टू करीबन 100,000 मिलियन डॉलर्स, सॉरी रुपीज़, मतलब कितना? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का दोस्तों क्या रहने वाला है? 10,000 करोड़ का रहेगा ओएफएस, और 2,500 करोड़ का क्या रहेगा? 2,500 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू। यानी कुल मिलाकर 12,500 करोड़ का दोस्तों ये जो आईपीओ है ये रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या कहा कंपनी ने कि इस आईपीओ में एलिजिबल रहेंगे कौन? बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे एम्प्लॉयज़, एज वेल एज एलिजिबल रहेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स एज डिफाइंड इन द आरएचपी। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी ने दोस्तों इस आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डर कैटेगरी को हटाया नहीं है। शेयर होल्डर कैटेगरी बिल्कुल इसके अंदर रहती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी ने 2 कोटा अलग रखे हैं। देखिए, 3 कोटा होते हैं। पहला तो रहता है क्यूआईबी का, दूसरा रहता है एचएनआई का, तीसरा किसका रहता है? रिटेल का। लेकिन इस आईपीओ में 2 और कैटेगरीज है। एक है दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए, और दूसरी है कैटेगरी फॉर द शेयर होल्डर्स, राइट। उनके लिए शेयर होल्डर जो कोटा है वो रखा गया है। तो 5 कैटेगरी याद रखिएगा इस आईपीओ में रहती हुई देखने को मिलेगी। और छठी कैटेगरी आप कह सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर, बस उसको क्यूआईबी में हम इंक्लूड कर देते हैं तो अलग से क्या बात करें। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में 5 कैटेगरीज रहती हुई देखने को मिलेगी, और 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है आपको बता दिया। अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि अगर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ का जो आरएचपी है वो फाइल किया गया है ऑन टुडे, दैट इज 19 जून, तो अब कौन कौन रहेगा वो जो एलिजिबल रहेगा फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी? सबसे बड़ा सवाल ये है।
तो ये बात सिंपल सी हमेशा समझिए कि जब भी कंपनी बोलती है कि आरएचपी हमने आज फाइल की, तो इससे एक दिन पहले आपने अगर शेयर ले रखा है, मान लीजिए कल ही मैंने 18 जून को शेयर किसका बाय किया, एचडीएफसी बैंक का, और मेरे पास आज भी था शेयर, जब आरएचपी कंपनी ने फाइल करी तब आज भी था, तो बिल्कुल जिसने 18 जून को लिया है वो एलिजिबल रहेगा। अब मान लीजिए मैंने आज ही शेयर लिया तो क्या होगा, जिसने आज लिया या ये बात ध्यान रखिएगा वो एलिजिबल नहीं रहने वाला है शेयर होल्डर कैटेगरी में, बिकॉज एक दिन पूर्व, 1 डे बिफोर दोस्तों आपके पास शेयर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। अब मान लीजिए मैंने तो शेयर खरीदा था 4-5 महीने पहले, लेकिन हाँ आज 19 जून को जब कंपनी आरएचपी फाइल कर रही है तो मेरे पास शेयर है, तो बिल्कुल आज आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने कल लिया था वही एलिजिबल रहेगा। जिनके पास शेयर 19 जून तक डीमैट में है, बस अगर 19 जून को नहीं खरीदा है, उससे पहले खरीद के आज 19 जून तक आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे। क्या इसके बाद हम शेयर बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, क्योंकि अब आपका दोस्तों जो नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ऐड हो चुका है। अब माफ कीजिएगा, जो शेयर होल्डर्स के लिस्ट होती है वो उसमें ऐड हो चुका है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं। लेकिन हाँ, जो कंपनी ने फाइल किया है उसके हिसाब से कंपनी के बुक में आपका नाम आता हुआ नजर आ चुका है शेयर होल्डर में। इसका मतलब ये है कि आप अब शेयर होल्डर गिने जाएंगे अगर आप शेयर बेच भी देते हैं तो, क्योंकि कंपनी ने आरएचपी से पहले, याद रखिएगा, उन लोगों को एलिजिबल रखा है जो यहाँ पर शेयर बाय कर चुके थे। तो अगर आपने 18 को बाय किया है, 18 जून को बाय किया, 18 मई को बाय किया, या फिर आपने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले बाय किया है, लेकिन स्टिल आप 19 जून तक होल्ड करते हैं, तो आप सीधी सी बात है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जिसने आज बाय किया, यानी 19 जून को बाय किया, वो अगर सोच रहे कि हम एलिजिबल रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज कंपनी ने आज आरएचपी फाइल कर दी। यानी आज जब कंपनी ने आरएचपी फाइल करी तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और उसमें आपका नाम ऑब्वियस बातें नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही आपकी तरह शेयर्स बाय किए गए। तो जिसने 18 को बाय किया था उसका नाम आ गया, लेकिन जिसने 19 को बाय किया उसका नाम नहीं आएगा, इसलिए 19 वाला एलिजिबल नहीं रहेगा। तो होपफुली ये बात क्लियर हो चुकी है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन कौन रहने वाला है। अब सवाल है कि शेयर होल्डर कैटेगरी कितने की रहेगी, तो वो दोस्तों फर्दर डिटेल जब कंपनी निकालेगी, मोटा मोटी 10% के आसपास का दोस्तों जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स के लिए रखा जाता है। तो 12,500 करोड़ का ये आईपीओ, तो 1250 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स के लिए रखे जा सकते हैं। अब कंपनी के ऊपर है, कंपनी चाहे तो उसको कम भी कर सकती है, कंपनी चाहे तो इसको ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन कम नहीं कर सकती, ये बात माफी चाहिए, कम कर सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकती है। 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को एलोकेट नहीं किया जाता है। इसके अलावा कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को एलोकेट करना रहेगा, तो उस पर भी देखना रहेगा कि कंपनी कितना एलोकेट करती है। बट ये बात क्लियर है कि ये 35% हिस्सा रहेगा फॉर द रिटेल, 50% फॉर द QIBs एंड 15% फॉर द HNIs। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा 100 तो हो गया, मतलब इन तीनों पोर्शन में से कुछ कुछ पोर्शन कट के किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा और एम्प्लॉय के पास जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस IPO में आपको जो ओवरऑल डिटेल्स है वो जब आएगी तब क्लियर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट हाँ, 12,500 करोड़ का IPO है। अब बात यही है कि पैसा बना कर जाए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस तो यही कि दोस्तों कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आएगी। अब देखिए, जो मनी कंट्रोल ने पहले बताया था कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस बैंड 750 से आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि कंपनी क्या प्राइस बैंड रखती है। बिकॉज मान लीजिए अगर कंपनी की द्वारा प्राइस बैंड को सही नहीं रखा गया, कंपनी ने प्राइस बैंड को रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए 1,000 रुपये के आसपास, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्या है कि टारगेट कंपनी कर रही है $7.2 बिलियन, जो करीबन 62,000 करोड़ होती है। लेकिन इसका अनलिस्टेड स्पेस में जो शेयर चल रहा था वो क्लोज टू 1,300 के आसपास चल रहा था, विद अ वैल्यूएशन ऑफ 97,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं वो जो गैप है वो बचता हुआ नजर आएगा, और वो अगर गैप रख दिया गया तो नो डाउट दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टर्स पैसा बनाएंगे, ये क्लियर बात है। तो आई थिंक डिपेंड करता है प्राइस बैंड पे, तो बिल्कुल आप होप करिए कि कंपनी प्राइस बैंड अच्छा रखे। एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइस बैंड रखा जाएगा, बट आई थिंक वो देखना होगा जब सारी डिटेल्स हमारे सामने आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।